what is acrasia? It's taken from Greek language. तो it's a very beautiful word. सुनने अच्छा लगता है, but जो ये बीमारी है वो सुनने में नहीं अच्छी लगती. Because आज हम ऐसा सीखने वाले हैं, acrasia is something जो 95% population of the world को पीछे रखती है लाइफ में. See, that's why, I said how the name of this topic was how acrasia is impacting your growth. इसका मतलब कुछ तो ये नेगेटिव वे में है, कुछ तो कर रहा है ऐसा. तो ऐसा क्या है अक्रेशिया, और अक्रेशिया हमारी ग्रोथ को कैसे रुका सकता है? क्या है ये चीज? लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल. मतलब ऐसी कोई चीज जो आपको पता है, मतलब आपके वैल्यूज में है, आपके मॉरल वैल्यूज बोलो या वॉट एवर, आपको पता है ये चीज करना चाहिए, बट कुछ तो हो जाता है, आपको कर नहीं पाते हो. मतलब आपको ही अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता. ये सभी ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया है. होता है ना ऐसा, हमको पता है कल मुझे ये इंपॉर्टेंट है, कल मुझे ये काम करना है, बहुत तैयारी करते हैं, लेकिन सुबह उठने से ही शुरुआत हो जाती है, बाद में देखेंगे यार. ऐसा तो कितनी बार मुझे पिकनिक के लिए भी होता था. गोइंग फॉर अ पिकनिक, आई यूज्ड टू बी सो एक्साइटेड. शाम को सब पैकिंग करेंगे, स्नैक्स लेके जाना है, एक एक्स्ट्रा ड्रेस लेके जाना है, ये करना है, वो करना है. लेकिन जब सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठने की बारी आती थी, तब बेड में लेटे लेटे ऐसा ख्याल आता था, ये क्यों प्लान किया यार. जो हम लोग बहुत एक्साइटेड रह रहे, क्योंकि हमको पता है ये करना है. नॉट ओनली पिकनिक, इट कैन बी एनीथिंग. जैसे हमको पता है कोई एग्जाम के लिए जाना है, कल आपका सपोज शाम को 4 बजे का पेपर है, तो आपने डिसाइड किया है कि मैं मॉर्निंग में 3 o'clock को उठ के पढ़ने वाली हूँ. एंड देन जब आप सोते हो तो सुबह 3 o'clock को आपकी मीठी मीठी नींद और आपका प्यारा प्यारा बिस्तर बोलता है छोड़ना यार, बाद में देखेंगे. होता है सभी के साथ, कभी ना कभी हुआ है. मेरे साथ तो बहुत होता था. बिलीव मी, आई वॉज वेरी बैड एट गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग. मुझे मतलब कोई 10 बजे तक भी नहीं उठाए ना, तो मैं नहीं उठी. I was such a person. I missed so many lectures in my college, in my TY BCom, just because I was not able to get up. तो ये lack of self control कि मुझे पता है ये चीज जरूरी है, ये मेरे वैल्यूज भी ये कहते हैं, मुझे सक्सेसफुल होना है, लेकिन मेरे पर बस ही नहीं चल रहा है अपने आप का. दिस इज एक्रेशिया. और सम पोर्शन प्रोपोर्शनेटली थोड़ा थोड़ा एक्रेशिया हर इंसान में होता है. ये एक्रेशिया ऐसी बीमारी है जिससे जिससे आपका बस अपने आप पे नहीं चलता है. लेकिन इसमें एक चीज समझनी है, देखो, जो आपको करना है और आप नहीं कर पाते, जो आपको नहीं करना है वो नहीं. आई गिव यू वन एग्जांपल. आई हैड वन ऑफ फ्रेंड, तो उसको कोई एग्जाम, उनके ऑफिस में कोई एग्जाम था कि अगर आपको एग्जाम नहीं पास करोगे ना, फॉर योर एंटायर लाइफ यू विल नॉट हैव प्रमोशन. तो वी यूज्ड टू टेल हर कि अरे आप दे दो ये एग्जाम, अच्छा हो जाएगा करके. तो शी वाज वेरी क्लियर. शी यूज्ड टू से मुझे कोई एग्जाम नहीं देना, मैं अभी जिस पोस्ट पे हूँ आई एम हैप्पी इन दैट पोस्ट, एंड इसी पोस्ट पे मैं रिटायर होने के लिए तैयार हूँ. सी देयर इज अ डिफरेंस. यहाँ पर उसको पता है कि एग्जाम देकर पास होने पर उसका पे बढ़ जाएगा, उसका पोस्ट बढ़ जाएगा, उसका रिटायरमेंट बेनिफिट्स बढ़ जाएगा, बट शी डजंट वांट टू डू. सो शी इज नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्रेशिया. ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है. अक्रेशिया कब है? जब मुझे लगता है कि मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे लगता है कि मेरी पे बढ़ना चाहिए, मुझे लगता है मुझे एग्जाम पास होना चाहिए, लेकिन मेरे से पढ़ाई नहीं होती है. दिस इज अक्रेशिया. ये डिफरेंस समझ में आया दोनों में? सी, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ दैट गर्ल. दैट गर्ल इज वेरी क्लियर कि मुझे पता है इसमें फायदे है, ये है, सब है, पर मुझे नहीं करना है. जैसे आपको पता है कि वेट लूज करने के बहुत फायदे हैं. अगर आप स्लिम एंड ट्रिम रहोगे तो आप कहीं भी टैक्सी में फिट हो जाओगे, कोई भी कपड़ों में फिट हो जाओगे, किधर भी आपको जाना है आप आसानी से जा सकते हो, एंड यू वांट टू बिकम स्लिम, बट यू आर हेल्पलेस. नहीं, मेरे से डाइटिंग नहीं होती, मेरे से एक्सरसाइज नहीं होती, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मैं सुबह जॉगिंग के लिए नहीं जा सकती. दैट इज एक्रेशिया. बट इफ देयर इज अ पर्सन हु इज वेरी हैप्पी विद हिज और हर वेट, और उसको पता है अच्छा होता है, लेकिन मुझे नहीं होना, आई एम वेरी क्लियर इन माई माइंड कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, देन दैट इज नॉट एक्रेशिया. एक्रेशिया मतलब जो आपके वैल्यूज में बैठता है सबसे पहला, और आपका कंट्रोल नहीं है कि मैं वो कर पाऊं. एक्रेशिया के ना 2 पार्ट्स बता सकते हैं हम. जो मैंने अभी ये पार्ट बताया कि जो चीज हमको पता है हमको करनी है, लेकिन हम करते नहीं है, राइट? जैसे हमको पता है मुझे वेट लूज करना है, बट आई एम नॉट एबल टू एक्सरसाइज, आई एम नॉट एबल टू डाइट. तो दिस इज फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ एक्रेशिया. सेकेंड प्रॉब्लम वो है कि जो हमको पता है मुझे नहीं करना है, बट आई एम डूइंग इट. दैट इज ऑल्सो अनदर पार्ट ऑफ एक्रेशिया. जैसे क्या? जैसे मुझे मोबाइल पे वीडियो गेम्स नहीं खेलना है,
या मुझे 6 घंटा टीवी नहीं देखना है, या मुझे 12 घंटे नेटफ्लिक्स नहीं देखना है। ये सब मुझे पता है, बट फिर भी मैं करती हूँ। तो ये दो कैटेगरीज एक्रेशिया के। तो इस दोनों कैटेगरी को समझना है तो कैसे समझेंगे हम, कि एक कैटेगरी में है लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स बट इमीडिएट प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक्सरसाइज करना है तो आपको इमीडिएटली उसका प्राइस देना है ना। अभी मुझे उठना है और मुझे दौड़ने लगना है, अभी मुझे उठना है, मुझे एरोबिक्स करना है, अभी मुझे उठना है और योगा करना है, तो इमीडिएट आपको प्राइस पे करना है। इसका बेनिफिट कब मिलने वाला है? इट्स नॉट लाइक एन आइसक्रीम पार्लर, यू आर गोइंग टू द आइसक्रीम पार्लर, आप पैसे दे रहे हो, आपको आइसक्रीम हाथ में मिल रही है, इस हाथ से पैसे दे रहे हो, इस हाथ से आइसक्रीम मिल रही है। इमीडिएट नहीं है। यहाँ आज आपको प्राइस पे करना है, उसका रिजल्ट आपको पता नहीं 2 साल बाद मिलेगा। वैसा ही ट्रेनिंग का हाल है। ट्रेनिंग अभी आप ये ट्रेनिंग कर रहे हो, इमीडिएटली आपको आधे घंटे के बाद तो इसका इफेक्ट नहीं मिलने वाला है, लेकिन ऐसी ट्रेनिंग बार बार करने से मे बी 5 years लेटर यू विल बी अ चेंज पर्सन। 5 साल के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी कोई अलग लेवल पे होगी। तो यहाँ क्या हो रहा है, इमीडिएट प्राइस बट लॉन्ग टर्म बेनिफिट। और सेकेंड केस मैं जो बता रही हूँ, जहां आप सोशल मीडिया पे बैठे हो, आप टाइम पास कर रहे हो, वहां पर क्या है, इमीडिएटली आपको क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। यहाँ आपने टीवी देखा, यहाँ आपने वीडियो गेम खेला, या मोबाइल में आप लगे रहे 4-6 घंटा, आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे देख के, तो इमीडिएट बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म प्राइस, उसका जो प्राइस पे करना है वो आप बहुत टाइम तक पे करते रहोगे। यू डोंट नो, जब आपको पता चलता है 31 दिसंबर को, अरे 2020 और 2021 तो यूं हाथ से निकल गया। बोलिए मुझे कितने लोगों को ऐसा लगता है, 20 और 21 तो मेरी लाइफ में आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? बिकॉज एक्रेशिया के ये दो प्रॉब्लम्स, जो मुझे करना चाहिए मैंने किया नहीं, और जो मुझे नहीं करना चाहिए वो मैंने भरपूर किया। जबकि आप वो 5% लोग जो मैं बोल रही हूँ ना, एक्रेशिया ऐसी बीमारी है जिसने 95% ऑफ द पॉपुलेशन को अफेक्ट किया है वर्ल्ड के। लेकिन जो 5% लोग हैं वर्ल्ड के, उनको आप पूछिए, उनके लिए 2020 एंड 2021 वर द बेस्ट ईयर्स ऑफ देयर लाइफ। क्योंकि इसमें उन्होंने इतनी सारी चीजें कर ली है, जो भी बिजनेस में थे उन्होंने अपना ऑनलाइन बिजनेस बढ़ा दिया। उन्होंने बहुत सारे, स्पेशली इन ट्रेनिंग, सो मेनी पीपल जिनको स्टूडेंट्स बहुत कम मिलते थे, जिन दोज हु वर नॉट एबल टू सेल ऑफ देयर टिकट्स, अब उनको ऑनलाइन में जहाँ उनको 10 स्टूडेंट्स मिलना मुश्किल था, अभी 100 स्टूडेंट, हजार स्टूडेंट्स उनको मिल रहे। तो फॉर देम 2020-21 इज द बेस्ट ईयर। अगर हम देखेंगे तो लॉकडाउन में हमने कुछ भी नहीं किया, बस यूं ही वक्त चला गया। तो एक्रेशिया के ये दो प्रॉब्लम सभी को समझ में आए। फर्स्ट प्रॉब्लम में उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स है, लेकिन उसका प्राइस आपको इमीडिएट पे करना है। लेकिन सेकंड वाला वो है, मतलब यहाँ पर डिले करते हो आप ये चीज। फर्स्ट प्रॉब्लम में आप यू आर डिलेइंग दिस, वेयर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स यू आर गेटिंग बट इमीडिएट प्राइस। और वो चीज आप यू डू इट, यू डोंट डिले, यू डू इट इमीडिएटली। बाय, बिकॉज वहां पर आपको प्राइस लॉन्ग टर्म है लेकिन बेनिफिट आपको इमीडिएट है। ये दो सिचुएशन समझ में आया? तो अब एक्रेशिया में देखो, जब हम एंगर की बात करते हैं या लेजीनेस की बात करते हैं, जो हमको पता है, सभी को पता है ना कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। कोई ये बंदा है यहाँ पर जिसको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं गुस्सा करे तो ठीक है, अच्छी बात है। हाँ ओके, समटाइम्स इट इज गुड ऑल्सो, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सट्रीम एंड। किसको लगता है गुस्सा करना चाहिए? सभी को पता है गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्से से सिचुएशन भी बिगड़ जाती है, मेरी हेल्थ भी बिगड़ती है, सब कुछ है, बट फिर भी मैं नहीं कंट्रोल कर पाती हूँ, मैं मुझे गुस्सा आ जाता है। दैट इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ एक्रेशिया। लेजीनेस, कि सबको मालूम है ना प्रॉम्प्ट बिहेवियर अच्छा होता है। व्हाई आर यू लेजी, व्हाई आर यू प्रोक्रेस्टिनेटिंग थिंग, सबको पता है नहीं करना है, लेकिन फिर भी हम हो जाते हैं एट टाइम्स लेजी। दैट मीन्स वी आर सफरिंग फ्रॉम एक्रेशिया। अब एक्रेशिया सभी को समझ में आया यहाँ तक? एक्रेशिया ऐसी बीमारी है जो शायद कोरोना वायरस से भी खतरनाक है। क्योंकि 2020 में हमको लगता था कोरोना वायरस की कोई दवाई नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, इसका कैसा इलाज होगा, और ये फैलता है। तो अब मुझे बोलिए बोलिए एक्रेशिया फैलेगा या नहीं? एक्रेशिया तो कोविड से भी खतरनाक बीमारी है, क्योंकि इसकी कोई दवाई नहीं है, इसकी एक्सटर्नल कोई दवाई नहीं है। कोई डॉक्टर आके आपको दवाई नहीं दे सकता अनलेस एंड अनटिल यू मेक चेंजेस इनसाइड। दवाई तो है ही नहीं, वैक्सीनेशन तो छोड़ ही दो। और ये फैलता है या नहीं? ऑब्वियसली फैलता है। आप जिस संगत में रहोगे, एक्रेशिया अफेक्टेड पीपल आपको बाजू में बढ़ते 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 जाएंगे। और खास करके ये जेनेटिकली तो बहुत ज्यादा फैलता है।
जिन्होंने अपने माँ बाप को ही देखे हैं एक्रेशिया में जीते हुए, हाँ करना है ना, मैं कल काम कर लूंगा, क्या फर्क पड़ता है, तो उनके बच्चे कैसे निकलेंगे? एक्रेशिया वालों के बच्चे एक्रेशिया अफेक्टेड ही निकलेंगे। तो इसलिए आज हम सीखने वाले टिप्स टू ओवरकम एक्रेशिया। अभी तो एटलीस्ट हमको पता चल गया कि एक्रेशिया है। तो अब मुझे बोलिए कि जब हम हमारे बच्चों को बढ़ता हुआ देखते हैं, तो हमारे बच्चे, अब हमको लगता है ना कि हमारे बच्चे हमको ऐसे बोलना चाहिए, आई वांट टू बी लाइक माय फादर, आई वांट टू बी लाइक माय मदर। तो एक्रेशिया अफेक्टेड पेरेंट्स होंगे, क्या उनके बच्चे ऐसे बोलेंगे, आई वांट टू बी लाइक माय मदर और आई वांट टू बी लाइक माय फादर? बोलेंगे ऐसे? नहीं बोलेंगे ना। अभिषेक बच्चन क्या बोलेंगे? Of course, I want to be like my father. See, when at this age, अमिताभ बच्चन can act so well, he can dance so well. मुझे तो बहुत सरप्राइजिंग लगता है कि कैसे इतने अच्छे से डांस कर पाते हैं। Really hats off to him. इस एज में भी इतना एक्टिव रहना, सोचिए। तो बच्चों को बोलने की जरूरत नहीं है तुम एक्टिव बनो। सी हम क्या है ना, हम हमारा एक्रेशिया नहीं देखते, लेकिन हम हमारे बच्चों को बोलते हैं एक्रेशिया नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स नॉट इन द टेक्निकल वे, एक्रेशिया की मीनिंग आपको आज ही पता चली, लेकिन जो भी था उससे रिलेट हम अब बच्चों को बोलते थे ना, लेजी क्यों है तुम, अभी क्यों नहीं करते, तुरंत क्यों करते हो? ऐसे हम क्यों बिहेव करते कि बच्चों के लिए अभी तुरंत, अब भी करना चाहिए, अभी पढ़ाई करने बोला ना, अभी जैसे कोई ऑन ऑफ बटन है तुम्हारे लैपटॉप का, कि वो बच्चे वैसे होना चाहिए, अभी के अभी मैंने बोला तो अभी तुम्हारा माइंड गेम से निकल के पढ़ाई में लगना चाहिए। और ये सारे रूल्स मुझ पर लागू नहीं होते। तो एक्रेशिया अगर आपने आज सीखा है तो ये सारे रूल्स अपने आप पे लागू कर दो, फिर देखो अपने आप क्योंकि इट इट इज जेनेटिकली मूविंग फॉरवर्ड। तो जब आप में ये एक्रेशिया निकलते जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके बच्चों में निकलेगा, आगे वो उनके डीएनए में कैरी नहीं होगा। तो डोंट बी लाइक स्मॉल किड्स, लास्ट मोमेंट तक। इफ यू रिमेम्बर स्कूल में, अगर आपको याद है, तो स्कूल में बच्चे कैसे करते थे, छोटे बच्चे नर्सरी केजी के, टीचर्स की कंप्लेन आती है कि ये इसको वॉशरूम जाना है, तो ये बच्ची बोलती नहीं है लास्ट मोमेंट तक, एंड देन शील कम रनिंग इन अ हरी, आई वांट टू गो। छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं ना, सभी ने आपने देखा होगा, 5-6 साल के बच्चे जो रहते हैं, वो ठीक है, वो एज वाइज दे आर करेक्ट। लेकिन यही आदत अगर आपको 20 साल की उम्र में भी रहती है, तो क्या है ये एक्रेशिया है या नहीं? आपको पता है ना, आफ्टर 2 to 4 hours और 5 hours यू नीड टू गो टू द वॉशरूम। व्हाई डोंट यू गो, व्हाई डू यू वेट टिल द लास्ट मोमेंट? ये एक्रेशिया ही है, हमको पता है कि अरे ये बॉडी में ये चीज बॉडी से बाहर निकालना है, बॉडी हेल्दी रखनी है, तो लेकिन हम फिर भी टालते हैं। एंड आई एम श्योर नॉट ओनली 20, इवन एट 60 and 70 वी डू दैट। तो देखिए एक्रेशिया का फॉर्म किधर किधर तक जाता है। इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू योर फेसबुक एंड सोशल मीडिया एंड ऑल दोस थिंग्स, इवन यहाँ पर भी आ जाता है। और इससे ज्यादा एक्रेशिया, इफ यू से इवन जब आपका पैसा खर्चा करने का तरीका है, दैट इज ऑल्सो एक्रेशिया। आपको पता है कि आपकी सैलरी अगर 70,000 है, तो आपको खर्चा 50,000 में चलाना है, नॉट इवन 50। दोज हु हैव डन माय RMRP, रिच माइंडसेट रिच पॉकेट बैच, उनको पता है कि खर्चा 50% में चलना चाहिए। आज नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, आप उसको हैबिट बनाओ और अगले 2 साल में आपको गोल तक पहुंचो कि जो भी आपकी इनकम है, जो भी आपकी सैलरी है, 50% में आपका खर्चा चलना चाहिए। आपको पता है, लेकिन फिर भी वो 70 की जगह 80 हो जाता है खर्चा। तो अगर आपका खर्चा अगर ऐसा होता है, देन यू आर सफरिंग फ्रॉम एक्रेशिया। So echinacea is not only laziness or anger or being on social media for a longer time. Echinacea comes even with management of money. अगर आप पैसे सही तरीके से मैनेज नहीं कर रहे हो, आपको पता है मुझे रिटायरमेंट के लिए पैसे लगने वाले हैं, तो आपको पता है मुझे रिटायरमेंट के लिए इतना इतना अमाउंट चाहिए, तो आज मुझे 5,000 रुपीज पर मंथ साइड में रखना है। आपको पता है, बट आप नहीं करते हो। आपके ऑफिस में आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स आपको बताते हैं कि ये करो, देखो मैं कर रहा हूँ, आप भी करो, लेकिन आप नहीं करते हो। तो दिस इज नथिंग बट एक्रेशिया। सी एक्रेशिया कम्स इन सो मेनी फॉर्म। तो अब हम जब एक्रेशिया की बात करें ना, ये होता क्यों है, राइट? पहले तो हम यही जानेंगे ना, फिर तो हम उसके टिप्स समझ सकते हैं कि इसको ओवरकम कैसे करना। एक्रेशिया होता क्यों है? एक्रेशिया कहीं ना कहीं आपके बिलीफ सिस्टम से रिलेटेड है। बिलीफ सिस्टम मतलब क्या? हम ऐसे बिलीव करते हैं, हम ऐसे मानते हैं कि सारी दुनिया ना एकदम आइडियल होना चाहिए, मेरे सारे सर्कमस्टांसेस आइडियल होना चाहिए, मतलब सब कुछ अच्छा चाहिए। मैं बाहर निकलूं तो रास्ते पे मुझे ट्रैफिक नहीं मिले, मेरी गाड़ी एकदम परफेक्ट चलना चाहिए, पेट्रोल पंप पे मुझे गर्दी नहीं मिलना चाहिए, सब कुछ आइडियल होना चाहिए। रोड्स ऐसे 8 लेन रोड होना चाहिए, वेदर आई एम स्टेइंग इन नेदरलैंड और इंडिया, डजंट मैटर, ऐसे ही रोड्स होना चाहिए।
ये सब जो हमारे बिलीफ सिस्टम है ना कि द वर्ल्ड शुड बी आइडियल और द आउटर सर्कमस्टांसेस शुड बी आइडियल और अदर पीपल शुड बी आइडियल, ये बिलीफ सिस्टम से एक्रेशिया बनता है। हम लोग एक डिस्कशन में बैठे थे, तो वहां पर एक लेडी थी, तो शी वाज जस्ट सेइंग कि यार यहाँ इस बिल्डिंग में बाथरूम्स कितने गंदे हैं, एक तो इट्स सो स्टिंकिंग, देन वहां पर नल टूटा है या वॉश बेसिन में क्रैक है या वॉट एवर, सो मेनी कंप्लेन शी वाज डूइंग। तो उसको मैंने सिर्फ एक ही बात बोला कि ठीक है, कंप्लेंट से एग्री, ये जो भी आप बोल रही हो प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? तो शी सेड मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है, मैंने क्या ठेका लेके रखा है क्या जो बाथरूम क्लीन होना चाहिए? दिस वाज हर आंसर। आई एग्री। लेकिन अगर आपको एक्रेशिया की बीमारी से बाहर निकलना है तो कहीं ना कहीं आपको सोचना है कि इसमें हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट। आई एम नॉट टेलिंग यू गो एंड रिपेयर द टैप इन द बाथरूम, बट जो भी वो बाथरूम मेंटेन करता है उसको एक 2 लाइन का लेटर या ईमेल तो आप लिख सकते हो। इतना तो हम कर सकते हैं। हम वो भी नहीं करते, हम सिर्फ बड़बड़ करते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं। सिंपल अगर हम कोई सोसाइटी में रहते हैं और हमारी सोसाइटी में लिफ्ट का फैन बंद हो गया है, तो हम कितना कंप्लेन करते हैं, 3 महीने हो गए ये लिफ्ट में फैन बंद है। ओके। या फिर गार्डन की बेंच टूट गई है, तो हम जब भी उस गार्डन में जाते हैं हम बोलते हैं कि गार्डन की बेंच टूटी है, कोई ध्यान ही नहीं रखता है, सोसाइटी वाले ऐसे ही है, कोई दिखता नहीं है। हम कंप्लेन करते हैं। क्यों? क्योंकि वी आर अंडर दिस इन्फ्लुएंस ऑफ एक्रेशिया। हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है? दूसरे लोग सब परफेक्ट होना चाहिए, वो लोग अपना काम परफेक्ट करना चाहिए, मैं करूं या नहीं करूं दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पर आपको अपने आप को पूछना है कि क्या मैंने सोसाइटी ऑफिस में इन्फॉर्म किया है? मैंने। हम क्या सोचते हैं कोई ना कोई तो कर ही देगा। नहीं, आपको सोचना है क्या मैंने सोसाइटी ऑफिस में इन्फॉर्म किया है कि लिफ्ट का फैन 3 महीनों से बंद है? क्या मैंने इन्फॉर्म किया है उनको कि बेंच टूटा है गार्डन का? सोचो कभी इस बात पे। हम कभी नहीं करते ये चीज। और अरे छोटा सा अगर इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है घर में, तो हम रुके हुए रहते हैं, अरे कोई ना कोई तो वो एमएससीबी में फोन कर ही देगा, बिल्डिंग में से कोई ना कोई तो कर देगा, क्योंकि हर हर सोसाइटी में ऐसे एक आधे बंदे रहते हैं वो आर वेरी प्रॉम्प्ट। यहाँ लाइट स्विच ऑफ हुई नहीं कि वो उनका फोन जाता है, तो हम सोचते हैं अरे वो मिश्रा साहब तो कर ही देंगे फोन, मैं क्यों करूँ? तो ऐसे बिलीफ सिस्टम वाले जो लोग हैं ना, दे आर अफेक्टेड विद एक्रेशिया। तो जब हम एक्रेशिया की बात कर रहे हैं, तो ये बिलीफ सिस्टम के सब सारी जिम्मेदारी दुनिया की है, दुनिया की सब। घर में अगर खाना नहीं बना है तो मैं आऊं और मेरी मम्मी पे डांट दूं कि तुमको समझता नहीं है क्या, मेरा टाइम है 6:30 को आने का तो खाना बना के रखने का। वाई? बिकॉज खाना बनाना मेरी मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी तो कुछ है ही नहीं। मैंने मम्मी को इन्फॉर्म किया है क्या 6:30 को मम्मी हमेशा खाना बना के ही रखना चाहिए, या आप जिस दिन नहीं बना सकती हो आप मुझे कॉल कर दो, मैं आते आते कुछ पार्सल लेकर आ जाऊंगी। तो जब हम हमारे नो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अक्रेशिया का मतलब नॉट टेकिंग सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही बिलीफ सिस्टम में हो कि लोग ही मेरे लिए सब कुछ करेंगे। ये होता क्यों है मालूम है? इसमें आपको खुद को अपनी लाइफ का पर्पस नहीं मालूम है। गेटिंग इट? जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे कोई चीज की, तो पर्पस आएगा कहाँ से लाइफ में? रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि मुझे मेरे बच्चों को पालना है, मुझे ये घर चलाना है, तभी तो पर्पस आता है। मुझे ऑफिस जाना है, मुझे इतने पैसे कमाने हैं, मुझे ये एग्जाम देना है, मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये लाइफ में ये मेरा करियर पाथ है। वो सब चीज कब आएंगी? पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से आ रही है? पर्पस। तो अब एक्रेशिया को ओवरकम करना है, तो आई एम गोइंग टू गिव यू सम टिप्स। दोज हु वांट कैन प्लीज राइट इट डाउन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सभी में कोई ना कोई प्रोपोर्शन में एक्रेशिया जरूर है। तो सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट टिप टू ओवरकम एक्रेशिया इज टू हैव अ बिग पर्पस इन लाइफ। बिग पर्पस इन लाइफ। अब बिग पर्पस क्यों बोल रही हूँ मैं? अब ये समझाने के लिए ना आई विल टेल यू वन स्टोरी। शायद आप लोगों ने सुना होगा, दोस्त वर इन महाराष्ट्र वुड हैव हर्ड, बिकॉज हमको तो ये बाल भारती में मराठी में आई रिमेम्बर दिस लेसन वाज देयर, तो बहुत लोगों को यहाँ पता होगा। हिरकनी का नाम सुना है आपने? तो रायगढ़ फोर्ट इज देयर इन महाराष्ट्र। तो रायगढ़ फोर्ट को शिवाजी महाराज ने कैप्चर कर लिया था। तो वहां पर ऊपर उन्होंने फोर्ट की वॉल वगैरह बना के उसको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर दिया था, क्योंकि जो फोर्ट का जो बैक साइड था वो बहुत स्टीप था, बहुत ज्यादा, मतलब कोई दुश्मन चढ़ ही नहीं सकता है। तो वेरी सेफ, इसलिए उन्होंने वो फोर्ट बना दिया। उसका दरवाजा जो बनाया था वो इतना बड़ा था कि उसमें से ही लोग आ जा सकते, बाकी कहीं से उनको आने जाने को रास्ता नहीं था। तो जो फुटहिल्स था ये रायगढ़ का, वहां पर एक गांव था। तो उस गांव के लोग क्या करते थे, जो भी हम उनकी खेती है, वहां से जो अनाज निकलता है या जो दूध निकलता है, वो सारा जाते थे, वो फोर्ट पे रहने वाले लोगों को बेचते थे। तो फोर्ट में शिवाजी महाराज ने ये रूल रखे थे, जो फोर्ट का जो दरवाजा है, सुबह सूरज निकलने पर वो खुलेगा
और शाम को सूरज डूबते ही वो बंद हो जाएगा। दिस वाज द रूल, ओके। तो सभी लोग जाते। तो ये हिरकनी नाम की एक लेडी थी, गरीब लेडी थी, अपनी एक गांव की विलेजर। तो वो दूध बेचने के लिए रायगढ़ फोर्ट पे जाती थी। तो उसका एक छोटा बच्चा था। तो वो बच्चे को मतलब वैसे कुछ काम पे लगा के वो जाती थी, दूध बेचती थी, वापस आती थी। तो एक दिन क्या हो गया कि वो बच्चा थोड़ा होता है ना, बच्चे कभी मूड पे रहता है, किसी दिन अच्छे किसी दिन नहीं, तो उस दिन वो थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल रहता है। तो उसको संभालने में उसका थोड़ा ज्यादा टाइम चला जाता है। उसको संभालना, उसको कंसोल करना, फिर ऊपर जाना, उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा चला जाता है। तो वो जब पहुंचती है, काफी देर हो चुकी होती है रायगढ़ फोर्ट पे जाने पर। फिर वो जाती है, उनके जो रेगुलर कस्टमर है ऑफ कोर्स, उनको तो वो उनको उसको दूध बेचना है, वो मिल्क मेड को, तो वो जाती है, सबको दूध बेचती है और रिटर्न आती है। रिटर्न आए तक उसको लेट हो जाता है। अब लेट हो जाता है तो क्या हो गया, सनसेट हो गया। जैसे ही सनसेट हो गया, वहां का रूल क्या था, दरवाजा बंद हो जाएगा फोर्ट का। तो अब वो आती है, फोर्ट का दरवाजा बंद हो गया, अब क्या करूं। तो वो गेट कीपर के पास जाती है, जो भी वहां सिक्योरिटी गार्ड रहता है, उसको बहुत प्लीज करती है कि प्लीज ये दरवाजा खोल दो, मुझे जाना है। वो बोले नहीं, मैं तो नहीं खोल सकता, ये शिवाजी महाराज का हुक्म है और ये रूल है, हम ये रूल को नहीं तोड़ सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो बहुत उसको प्लीड करती है और बताती है कि नहीं, मेरा छोटा बच्चा घर में अकेला है, वो रात को सो नहीं सकता मेरे बिना, मुझे कैसे भी घर जाना है। तो ये बोलता नहीं, हम खोल ही नहीं सकते दरवाजा, ये हमारे पावर्स के बाहर है। तो अब वो चली जाती है वहां से, क्या करूं करके, उसको समझ में नहीं आता घर तो कैसे भी जाना है, क्योंकि बच्चा क्या करेगा, रो रो के तो मर जाएगा बेचारा रात भर। तो वो क्या करूं सोचती है। तो उसको याद आता है पीछे का रास्ता, क्योंकि वहीं से ओपन रहता है वो फोर्ट। तो वो पीछे जाती है और वहां से वो उतरने की कोशिश करती है। पूरा अंधेरा रहता है, इतना उसका हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन रहता है, उसका फोकस इतना रहता है, क्योंकि एक भी पैर उसका, एक भी कदम कहीं गया तो पता नहीं नेक्स्ट क्या होगा। इसलिए वो संभाल संभाल के जैसे तैसे वो उतर ही जाती है और रात को अपने घर पहुंच जाती है, अपने बच्चे के पास। अब दूसरे दिन सुबह फिर से सुबह होती है, वो दरवाजा खुलता है और ये फिर से अपना दूध बेचने के लिए ऊपर चली जाती है। तो वो जब डोर ओपन होता है तो ये लाइन में खड़ी होती है। तो लाइन में वो जो गेट कीपर है, सिक्योरिटी या जो भी आप बोलो, वो गार्ड इसको देखता है। ये वो सरप्राइज हो जाता है कि ये तो कल अंदर थी गेट के, अब बाहर कैसे आ गई है, कैसे गई। शायद इसने किसी को कहीं पैसे वैसे देके गेट तो नहीं खुलवा दिया, कुछ हुआ तो नहीं ऐसा उसको। तो वो उसको बोलता है कि तुम तो अंदर थी, तुम कैसे गई बाहर। तो वो मतलब वो बोलती है मैं पीछे के रास्ते से चली गई। सबको पता होता है पीछे का रास्ता तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उसको गुस्सा आता है, वो बोलते चलो इसको पनिशमेंट देना बहुत जरूरी है, इसको शिवाजी महाराज के पास लेके जाते हैं। तो फिर कनी को शिवाजी महाराज के सामने खड़ा करते हैं। तो शिवाजी महाराज पूछते हैं कि तुम गई कैसे, जब दरवाजा बंद था। तो वो बताती है कि वो पीछे के रास्ते से मैं चली गई। तो अब शिवाजी महाराज को देखना होता है कि ऐसा कौन सा रास्ता है कि एक औरत रात के अंधेरे में वो रास्ता पार कर पाती है। तो वो लोग जाते हैं देखने के लिए। जब वो देखते हैं तो वो रास्ता इतना स्टीप रहता है कि सोच ही नहीं सकता है कोई कि ये यहाँ से जा सकते। तो वो उसको बोलते हैं कि आप मुझे यहाँ से जाके दिखाओ, कल रात को तो आप गई थी ना, आप मुझे जाके दिखाओ। तो जब हिरकनी वो झांक के देखती है वो रास्ता, तो तब उसको इतना फियर आता है और उसको ऐसा लगता है मैं तो जा ही नहीं सकती हूँ। एंड शी सरेंडर्स, नो आई कांट गो। तो शिवाजी महाराज उनको पूछते हैं कि कल रात को तो तुम अंधेरे में ये रास्ता पार कर गई और अब तुम कहती हो मैं नहीं जा सकती। तो वो हिरकनी जवाब देती है कि कल रात को तो मुझे तो कुछ सूझना ही नहीं था, मुझे तो सिर्फ मेरे बच्चे की शक्ल दिखाई दे रही थी कि मैं नहीं पहुंचूंगी तो मेरा बच्चा मर जाएगा, इसलिए मुझे जाना जरूरी था। तब मुझे ये ख्याल भी नहीं आया कि खाई कितनी डीप है, ये वैली कितनी डीप है, मैं मरूंगी तो क्या होगा, मुझे कोई थॉट नहीं आया, सिर्फ मुझे ये दिख रहा था कि मुझे घर पहुंचना है। तो शिवाजी महाराज उसकी बातों पे लेकिन बहुत खुश हो जाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ पनिशिंग हर, वो उसको उसको रिवॉर्ड करते हैं कि उनको एक तो ये पता चलता है कि ये लेडी अगर जा सकती है तो एक दिन दुश्मन भी वहां से आ सकते हैं। इसलिए वो वहां पर एक फोर्ट की मजबूत दीवार खड़ा करते हैं और वो दीवार का नाम रखते हैं हिरकनी बुरुज। आज भी आप रायगढ़ फोर्ट में जाओगे तो वो हिरकनी बुरुज वहां पर है। तो ये इसकी स्टोरी है कि हिरकनी वहां से किला पार करके नीचे उतर गई थी। The very first tip to overcome aggression: have a big purpose in life. तुम्हारे पर्पस ही इतने छोटे रहेगा, अगर उसका पर्पस सिर्फ यही रहता कि नहीं रोज की तरह मुझे आज भी घर जाना है, तो क्या उसमें इतनी हिम्मत आती? नहीं ना। तो जब आपका पर्पस बड़ा रहेगा, बहुत बड़ा रहेगा, तो आपको ना उसमें कोई अड़चने आने वाली दिखाई देंगी, जो भी हर्डल्स है आपको वो भी नहीं दिखाई देंगे, ना आपको फियर आएगा। देखो यहाँ दोनों चीजें थी ना, हर्डल्स भी थे और फियर भी आया था उसको नेक्स्ट डे। लेकिन उस वक्त कुछ नहीं था क्योंकि पर्पस इतना बड़ा था कि ये चीजें बहुत चिल्लर है उसके सामने।
एग्जाम्पल, आपके रूम में आग लग गई है, आपको बोलेंगे ये दरवाजा आप खोलो, तो आप नहीं कर पाओगे। आप सोचोगे अरे आग लगी है, मैं खोलूंगा ये दरवाजा तो मैं भी मर जाऊंगा, मुझे भी आग पकड़ सकती है। लेकिन आप सोचो, उसी रूम में अगर आपकी मम्मी या आपका बच्चा है, गॉड फॉरबिड्स, तो तब आप में हिम्मत कैसी आएगी? व्हाई? यू हैव अ बिग पर्पस। पर्पस आपका इतना बड़ा होना चाहिए कि उसके सामने वो फियर, वो हर्डल सब बहुत छोटे 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 हो जाए। यहाँ हिरकनी के पास इतना बड़ा पर्पस था। अब आप मुझे बोलिए, जब आप फिफ्थ सिक्स सेवेंथ स्टैंडर्ड में थे, तब आपकी मम्मी आपको क्या पर्पस देती थी सुबह उठने के लिए? बेटा स्कूल जाना है। ऑल ऑफ यू एग्री? हम भी वही करते हैं हमारे बच्चों के साथ। बेटा स्कूल जाना है, सेवेंथ स्टैंडर्ड पास करना है, बेटा फिफ्थ स्टैंडर्ड पास करना है। लेकिन वही बच्चे को अगर आपने ये पर्पस दे दिया राइट फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड सेल्फ कि बेटा तुमको आईएएस ऑफिसर बनना है, आप उनको लेके जाते हो, कोई आईएएस ऑफिसर से मिलाते हो, उसका केबिन कैसा है बताते हो, उसके आगे पीछे कितने लोग खड़े हैं, कितने लोग उनको सल्यूट करते हो, आप वो सब दिखाते हो उनको, और उनको मन में वो पर्पस दिमाग में फिट कर देते हो कि आपको ये पोजीशन तक जाना है। तो जस्ट टेल मी, सेवन स्टैंडर्ड पास करना कितनी छोटी सी बात होगी उसके लिए, राइट? लेकिन हम ये पर्पस ही इतना छोटा रखते हैं उसके लिए। बेटा सेवेंथ पास करना है, और टेंथ का बोर्ड एग्जाम तो इतनी बड़ी चीज हमने क्रिएट कर दी है। टेंथ बोर्ड पास करना है, वो बेचारे का जीना दुश्वार कर देते हैं हम। जो बच्चा टेंथ में जाता है वो कहता है कि जो भी नया बंदा मुझे मिलता है उसके पास कोई टॉपिक ही नहीं है मेरे लिए, मुझे सिर्फ इतना ही पूछते हैं सब लोग कि पढ़ाई कैसी चल रही है। आई एम फेड अप ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन। क्या कर रहे हैं? इतने छोटे-छोटे पर्पस रखेंगे तो होगा क्या फिर हमारा? कहाँ से वो मोटिवेशन आएगा, वो बेड पे से उठने का, वो 5 बजे उठ के पढ़ाई करने का, वो एग्ज़ाम देने का पर्पस, मोटिवेशन आने वाला क्या? तो मोटिवेशन के लिए आपको चाहिए कि पर्पस ही आपका इतना बड़ा हो। तो यहाँ इतना बड़ा पर्पस था कि उसका बच्चा, उसकी लाइफ इम्पोर्टेंट थी। सेकंड पॉइंट इज़ व्हिच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अर्लियर, यू हैव टू टेक सेल्फ रिस्पांसिबिलिटी। कोई भी सेंटेंस आपके मुंह से अगर कंप्लेंट का निकलता है, प्रॉब्लम का निकलता है, तो उसमें आपको रिस्पॉन्सिबल रहना है। इसमें मेरा क्या पार्ट है? विच रोल आई हैव टू प्ले? अगर आपका बच्चा बिगड़ गया है तो इसमें मेरा क्या रोल है? मैं क्या करना चाहिए? मुझे बच्चे को कितना टाइम देना चाहिए? अगर आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, आपका बच्चा मैथ्स में फेल हो रहा है, तो बच्चे को चिल्लाने के पहले आप ये सोचिए। अदरवाइज अगेन यू आर सफरिंग फ्रॉम दैट एक्रेशिया बीमारी। आपको पूछना चाहिए कि मेरा क्या रोल है? क्या मैंने इसको बेस्ट से बेस्ट पूरे सिटी की बेस्ट मैथ्स की टीचर के पास भेजा है? या क्या मैं इसको रोज 1 घंटा मैथ्स पढ़ाती हूँ? If you are good at maths, because normally parents are like that. They may not be good in any subject, but they feel they are the best teacher for their children. This is the mistake we do, and then the blame is always on the child. मेरे पर तो blame है ही नहीं, because मैं तो full proof सही हूँ ना। I can never be wrong. My children can be wrong. My husband can be wrong. My parents can be wrong. God can be wrong. I will never be wrong. आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपने आप पे कि व्हाट इज माय रोल, व्हाट इज माय ड्यूटी, वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग, मुझे इसमें क्या इंप्रूवमेंट लाना है। जो भी हो रहा है उसमें आई एम रिस्पॉन्सिबल। बाथरूम गंदे हैं तो आई एम रिस्पॉन्सिबल, वो गार्डन का बेंच टूटा है तो आई एम रिस्पॉन्सिबल। सर जब आप ये अपने आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तब आपका एक्शन अलग रहेगा, एंड तब आपकी लाइफ में कंप्लेंट भी नहीं रहेंगी, बिकॉज यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट टीम। थर्ड पॉइंट इज यू नीड टू प्लान योर डे इन एडवांस। अब एडवांस मतलब क्या है? बहुत सारे स्पीकर्स आपको बोलेंगे कि मॉर्निंग में उठ के अपनी टू डू लिस्ट बना दो। नहीं, आई विल से अ डे प्रायर। कल आपका कैसा जाने वाला है, आपके इमेज में उसका पूरा पिक्चर चाहिए, आपके माइंड में पूरे इमेजेस चाहिए। सुबह उठने के बाद आई विल गेट अप एट 5:30, फर्स्ट आई विल डू माय प्रेयर्स, देन माय एक्सरसाइज, देन प्राणायाम, एंड बाय 8 o'clock आई लीव फॉर माय ऑफिस। 7:30 को मेरा ब्रेकफास्ट हो जाएगा, 8 to 8:30 आई विल ट्रैवल, व्हाटएवर, पूरा आपका पिक्चर रेडी चाहिए। आप एक दिन ये करके देखिए। एंड रेडी चाहिए मतलब नॉट ओनली इन योर माइंड बट ऑन पेपर एंड पेन, पेपर पेन और सम ऐप, दैट्स ओके। आप ये करके देखिए। आज आपने ये एक्रेशिया सुना है ना, आज कल का दिन, कल वेनसडे है, 24th नवंबर। जस्ट राइट डाउन 24th नवंबर वेनसडे, और आप लिख लीजिए क्या क्या करने वाले हो आप, एक एक चीज, और एक एक चीज को टिक करते रहिए। जैसे सुबह आपने 8:30 को घर छोड़ दिया, उसको टिक कर दीजिए। आपने सुबह 7 to 8 एक्सरसाइज एंड प्राणायाम किया, उसको टिक कर दीजिए। आज रात को आप प्लान कर रहे हो, उसको टिक कर दीजिए। एंड यू सी, जो भी चीजें आपने लिखी थी, आपको लिखने के टाइम इतनी लंबी लिस्ट लग रही थी, अरे 15-20 आइटम दिन में मैं कैसे करूं, लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ जाएंगी कि शायद 12 बजे तक आपके सारे काम हो जाए। बाद में फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डे यू विल बी फ्री। तो ये कैसे होता है? तो सोचिए, आप जो भी 3 दिन में आप जितने प्रोडक्टिव थे, आप उतनी प्रोडक्टिविटी एक दिन में अचीव कर सकते हो इफ यू प्लान योर डे अ नाइट प्रायर।
तो रोज रात को आपको लिख के रखना है कि ये काम मैं करने वाला हूँ। ठीक है? तो ये आपको माइंड में प्लस पेपर पेन, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लान योर डे इन एडवांस। देन नेक्स्ट पॉइंट, अ लिटिल डिफिकल्ट वन बट यू कैन ट्राई, गिविंग रिवॉर्ड और पनिशमेंट। देखो अभी आपने डिसाइड किया कि सपोज यू आर अपियरिंग फॉर सम एग्जाम इन फेब्रुअरी, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको पता है कि फेब्रुअरी में एग्जाम है, ओके। देन आपने डिसाइड किया कि अगर फेब्रुअरी में ये एग्जाम है तो मेरे पास अब 3 महीने बचे हैं, तो 3 महीने में अगर मुझे पूरी पढ़ाई करनी है, तो फॉर एग्जाम्पल 20 चैप्टर्स है आपके वो सब्जेक्ट में, तो 20 चैप्टर्स को ब्रेक डाउन कर दिए तो आप, आपको 7 चैप्टर्स एवरी मंथ कंप्लीट होना चाहिए। एक महीने में अगर 7 चैप्टर्स कंप्लीट होना चाहिए, तो एक वीक में कितना होना चाहिए? 2 चैप्टर्स। तो एक वीक में 2 चैप्टर्स मतलब 3.5 डे में आपका एक चैप्टर होना चाहिए, राइट? तो 3.5 डे में एक चैप्टर मतलब एक दिन में कितना होना चाहिए? 1/3 चैप्टर। तो हर दिन, तो आज अगर मैं प्लान कर रही हूँ अपना दिन कल का, सी दिस यू कैन अप्लाई फॉर योर चिल्ड्रन ऑल्सो, दोज हु आर इन कॉलेजेस प्लीज पे अटेंशन। तो आपको पता है कि कल मेरा 1/3 चैप्टर होना चाहिए इस सब्जेक्ट का, तो आज आपने प्लान कर दिया, ठीक है। अब कल आप करते हो, कभी कभी सर्कमस्टांसेस ऐसे आ जाते हैं नहीं कर पाते, होता है ना, तो आप अपने लिए रिवॉर्ड और पनिशमेंट रखिए। रिवॉर्ड मतलब इट कुड बी एनीथिंग, लाइक यू नो, जो भी आपको अच्छा लगता है, आप अगर आपको आइसक्रीम खाना पसंद है, आप जाके आइसक्रीम खा लीजिए, जो भी चीज आपको अच्छी लगती है। या तो आप पनिशमेंट दीजिए कि मैं ऑफिस तक चल के जाऊंगा, या फिर मैं रात को गार्डन के बेंच पे सोऊंगा, घर ही नहीं आऊंगा, इस तरह का कोई मतलब समथिंग दैट इज हर्टिंग यू, और आई विल गिव 500 रुपीज एज चैरिटी, क्योंकि इट विल बी पिंचिंग, भाई भाई 500 रुपया दे दूं मैं निकाल के किसी को भी, कोई कोई ना कोई ऐसी चीज जो आपको पिंच करे, गिविंग 1000 रुपीज टू समवन, आप कर दीजिए कि मैं जब भी है ना, हाँ ये चीज नहीं करूंगी, मैं 1000 रुपीज आई गो एंड गिव इट टू माई मदर। देन यू सी प्लान ए प्लान बी वॉट एवर यू फील राइट यू शुड डू। एक्रेशिया का मतलब क्या है, मैंने इसलिए वो लड़की का एग्जाम्पल बताया, उसको एग्जाम देना ही नहीं था, तो शी इज नॉट सफरिंग अंडर एक्रेशिया। तो अगर आपके पास आपका माइंड क्लियर है कि प्लान ए नहीं वर्क करता तो प्लान बी करना है, देन इट इज ओके। लेकिन प्लान ए में नहीं कर पाया इसलिए प्लान बी करना है, देन इट इज एक्रेशिया। नाउ फिफ्थ पॉइंट, मूविंग टू द फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट इज जो मैं टाइम मैनेजमेंट में भी सिखाती हूँ, सी इन माय टाइम मैनेजमेंट सेशन आल्सो आई टेल यू, डू इट नाउ टेक्निक। डू इट नाउ। कोई भी काम जिसको 2 मिनट से कम लगने वाला है इमीडिएटली करो, और अगर उसको ज्यादा टाइम लगने वाला है जो आप इमीडिएटली नहीं कर सकते, आपके हाथ में कोई काम है या कुछ है, तो आपको उसको डेट और टाइम अलॉट कर देना। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे पता है कि नेक्स्ट मंथ में कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी, मुझे उसके लिए प्रेजेंटेशन बनाना है, मुझे आज ही पता है December 15 को मुझे बनाना है। तो अभी तो मैं प्रेजेंटेशन इमीडिएटली नहीं बना सकती हूँ क्योंकि 2 मिनट में तो नहीं बनने वाला, लेस देन 2 मिनट्स लगने वाला है, जैसे एक फोन कॉल करना है, किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन देना है, आई शुड डू इट नाउ। जो नहीं कर सकती अब उसको मुझे डेट और टाइम अलॉट करना है, जैसे 1 दिसंबर एट 4 o'clock, फ्रॉम 4 o'clock to 7 o'clock इन द इवनिंग आई एम गोइंग टू प्रिपेयर दिस प्रेजेंटेशन। तो आपको ये टाइम और डेट अलॉट कर देना, तो इससे क्या होगा, आपका माइंड मेंटली प्रिपेयर हो जाएगा, तो ये एक्रेशिया की बीमारी को दूर करने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, डू इट नाउ प्रिंसिपल, जो भी चीजें है आपको या तो तुरंत करनी है, उसके लिए टाइम अलॉट कर देना है, टाइम और मनी और वॉट एवर। जैसे आपको पता है कि ना, हाँ आपको मैराथन वगैरह करना अच्छा है आपके हेल्थ के लिए, एंड यू वांट टू डू इट बट यू आर नॉट एबल टू डू इट, तो आपको डिसाइड करना है, उसकी बुकिंग कर देना है, जाके आपका उसका पेमेंट कर देना है, ताकि ऑटोमेटिकली आप, और आपको वैसे फ्रेंड सर्कल में रहना है कि वो लोग आपको खींच के लेके ही जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज कमिटमेंट डिवाइस। हम बोलते हैं कमिटमेंट डिवाइस मतलब अपनी लाइफ को ऐसा बना लो कि हम बहुत कमिटेड है, उसके लिए यू कैन यूज योर डिवाइस लाइक योर मोबाइल और वॉट एवर। जैसे अगर मेरे मोबाइल में बहुत अच्छे अच्छे गेम्स है, तो ऑब्वियसली आई बी अट्रैक्टेड टू प्ले गेम्स। तो सबसे पहला मुझे क्या करना है, सी व्हेनेवर दैट दिस इज अ फैक्ट, व्हेनेवर आई बाय अ न्यू मोबाइल, फर्स्ट थिंग आई डू इज डिलीट ऑल द गेम्स। जो भी कंपनी जो गेम्स देती है बहुत यूनिक रहते हैं, यू नो, पीपल लाफ एट मी, कह रही तुमने ये हैंडसेट खरीदा और उसमें लोग तो सिर्फ ये गेम के लिए वो हैंडसेट खरीदते हैं। आई डिलीट दोज गेम्स। अगर अगर आपको लगता है कि आप में सेल्फ कंट्रोल नहीं है, आप एक्रेशिया से सफर करते हैं, तो आपको ऐसे ड्रास्टिक स्टेप्स लेने पड़ते हैं, जैसे गेम्स डिलीट कर देना, नेटफ्लिक्स वगैरह ऐसे ऐप रखना ही नहीं, उसका सब्सक्रिप्शन लेना ही नहीं, फेसबुक इंस्टा पे अगर आप बहुत कैरिड अवे हो जाते हो तो इस तरह वो ऐप से आप डी रजिस्टर हो जाना। अगर आपको बहुत ज्यादा खर्च करने की आदत है, वो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वो प्रॉब्लम है आपको, तो आपको क्रेडिट कार्ड यूज ही नहीं करना है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड सरेंडर कर दो। इस तरह से आपको करना ही पड़ेगा, ये थोड़े हार्श स्टेप्स है,
लेकिन इनिशियली करना पड़ेगा टिल यू गेन सम काइंड ऑफ कंट्रोल ऑन योर बिहेवियर. Okay, so this is called as commitment device. And there are other softwares also if you want. I'll give you two names. एक लीच ब्लॉक करके एक सॉफ्टवेयर है, एंड फॉर मैकबुक सेल्फ कंट्रोल करके एक सॉफ्टवेयर है. दीज आर ब्लॉकिंग सॉफ्टवेयर. मतलब आप अगर आपका मन करता है चलो यार अभी थोड़ा ये देख लेते, व्हाट्सएप देख लेते, थोड़ा फेसबुक देख लेते, तो वो सॉफ्टवेयर विल पॉप अप कि ये whatever. I'm not using that software, but I'm just telling you what I have heard from my students. Okay, and last point for overcoming acrasia, very important, that is you need to keep a monthly budget of money as well as time. अब ये किस लिए? मनी एज वेल एज टाइम, दोनों को आपको बजट अलग से निकाल के रखना है फॉर इम्प्रूविंग योरसेल्फ. तो देखो, पैसा आपको इसलिए रखना है कि आप सी आई ऑल्सो प्लान, आई एम टेलिंग यू एवरी ईयर मुझे कितने अमाउंट के कोर्सेज करने. आई इन द बिगिनिंग इटसेल्फ आई यूज्ड टू कीप 1,50,000 एवरी ईयर फॉर डूइंग कोर्सेज. तो देन नाउ द अमाउंट इज चेंज ऑफ कोर्स. तो आपको ये डिसाइड करना है कि मैं साल में कितना अपने आप पे खर्च करने वाला हूँ ताकि आई बिकम अ बेटर पर्सन, आई बिकम मोर प्रोडक्टिव. तो ये चीज आपको प्लान करना, पैसे से भी और टाइम से भी, कि मैं साल में कितने आवर्स देने वाला हूँ अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की. हर जगह आपको जरूरी नहीं पैसे खर्च करना. यूट्यूब पे आपको बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल है जिसमें आप बहुत इम्प्रूवमेंट देख सकते हो अपने आप में. तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है इस तरह की चीजें सीखने से और वो लाइफ में अप्लाई करने से. तो आपको अपना ऐसे बजट ऑफ मनी एज वेल एज टाइम ऐसे साइड में अलॉट करना है कि इतने कोर्सेज तो मुझे साल में करने हैं, इतने कोर्सेज मुझे महीने में करने हैं, इतने आवर्स मुझे दिन में देना है. तो इस तरह से आपको तो ही एक्रेशिया जाएगा, वरना ये एक्रेशिया आप में तो रहेगा, आगे आपके बच्चों में भी ट्रांसफर होने वाला है. फिर क्या होने वाला है? जो चीज करनी है वो नहीं किया और जो चीज नहीं करनी थी वो किया, बस वैसी लाइफ चल रही है. At the age of 20 also I was like that. At the age of 80 also I'm like that. And टाटा बाय बाय करने के टाइम पे भी मेरी लाइफ वैसी है. मैंने कुछ समझ में सोचो इस टॉपिक पे. व्हाट आई हैव टोल्ड यू टुडे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम रहती है. इट्स लाइक पूरा दिन हम बिजी है पर प्रोडक्टिव नहीं है. देखो अपने आसपास झांक के, कितने लोग, कौन है जो आपको बोलता है आई हैव एम्पल टाइम? हर किसी के मुंह से यही निकलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है. टाइम नहीं है बट आउटपुट क्या है, रिजल्ट क्या है? अगर रिजल्ट नहीं है उसका मतलब प्रोडक्टिविटी है ही नहीं. टाइम मैनेजमेंट में हमेशा एग्जांपल देती हूँ ना, बेगर का, एक भिखारी भी बैठा हुआ रास्ते में, वो भी यही बोलता है मेरे पास किधर टाइम है, मैं तो दिन भर भीख मांगता हूँ. तो टाइम नहीं होने का मतलब ये नहीं है यू आर प्रोडक्टिव. प्रोडक्टिविटी इज टोटली डिफरेंट. तो आप सारा दिन बिजी हो, सारा दिन काम कर रहे हो, आपके पास एक लम्हे की भी फुर्सत नहीं है, लेकिन आप वो चीजें नहीं कर रहे हो जो आपको चाहिए, तो देन एक्रेशिया से यू आर सफरिंग.